ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कानून व्यवस्था के मसले पर सख्त नजर आए प्रदेश के डीजीपी। कहा हाईटेक होगी पुलिस, हथियारों के साथ नए वाहन भी होंगे मुहैया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, हर अपराध व अपराधियों पर रहेगी अब पैनी नजर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर रालोद ने दी श्रद्धांजलि। किसानों की लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प, भारत रत्न देने की उठाई मांग। और बहुरने वाले हैं एसएन मेडिकल कॉलेज के दिन, केंद्रीय वातानुकूलित 7 मंजिला इमारत बनकर तैयार। और अब खबरें विस्तार से। आगरा प्रदेश के डीजीपी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आगरा जोन की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि अब यूपी की पुलिस तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यूपी पुलिसिंग को दुरुस्त और आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ये कहना था ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश के डीजीपी अरविंद कुमार जैन का। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है कि किस तरह पंचायत चुनाव को शांति से संपन्न कराया जाए। आगरा सर्किट हाउस में आए डीजीपी अरविंद जैन ने सबसे पहले आगरा और अलीगढ़ मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार अपराध की समीक्षा कर रहे हैं और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 350 थानों में सोलर प्लांट की शुरुआत की जा रही है ताकि थाने अंधेरे में ना रहें। यही नहीं, हर थाने को 2-2 नई गाड़ियां भी दी जाएंगी। भी कुछ अपना कल मीटिंग की थी आगरा जनपद की, आज अभी चल रही है आगरा जोन की गोष्ठी, अपराधों की समीक्षा। आने वाले समय में ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों में स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रतिद्वंद्विता रहती है, तो किस प्रकार से प्रतिद्वंद्विता को कम किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हाल ही में डायल 100 योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2500 इनोवा और 5000 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, जो शहर भर में हर सूचना पर पहुंचेंगी। ये सूचना सीधे लखनऊ पहुंचेगी, जो डीजीपी खुद देखेंगे। 550 करोड़ का ये प्रोजेक्ट प्रदेश का पहला आधुनिक पुलिस फोर्स का प्रोजेक्ट होगा। इसी श्रृंखला में नए भवन, नए फायर स्टेशन, पेट्रोल कार, मॉडर्न कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी। पुलिस जवानों की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र ही 40,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी। वहीं जब पत्रकारों ने बढ़ते अपराध और लगातार घटनास्थल पर निष्क्रिय होते हुए पुलिस हथियारों पर सवाल पूछा, तो डीजीपी साहब बात को टाल गए और स्थानीय अधिकारियों पर बात डालकर उठ खड़े हुए। जो भूमि विवाद हैं उनके निस्तारण पर एक अभियान चलाया गया है प्रदेश में, क्योंकि प्रायः क्राइम रिपोर्ट में ये रहता है कि ज़मीनी रंजिश को लेकर हत्या हुई, तो किस प्रकार से संयुक्त टीमें जाकर राजस्व की, पुलिस विभाग की मौके पर उसको तय करें, समाधान दिवस में करें, तहसील दिवस में करें, उस पर चर्चा हो रही थी। हाल ही में टूंडला क्षेत्र में सरेराह बदमाशों द्वारा अपने साथी बदमाश को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने वाले मामले में उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही इस वर्ष के अंत तक सभी इनामी अपराधियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध से तो ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, अपराधी उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों और पुलिस की लचक कार्यशैली को लेकर अब सामाजिक संस्थाओं का गुस्सा भी फूटने लगा है। इसी को लेकर शुक्रवार को कुशवाहा महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एक मानव श्रृंखला बना आक्रोश जताया और इसी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दे पुलिस की कार्यशैली सुधारने की चेतावनी देते हुए आंदोलन की बात कही। जिला मुख्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बना खड़े ये सभी कार्यकर्ता कुशवाहा महासभा के बैनर तले जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों और पुलिस की लचक कार्यशैली के विरोध में इस तेज धूप में भी प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। इसके बाद कुशवाहा महासभा ने इन सभी मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर में हाल ही में घटित कई वारदातों का जिक्र है।
जिसमें अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के साथ महासभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शहर के पुलिस थाने अब अवैध उगाही के केंद्र बन चुके हैं, जहां फरियादियों की नहीं अपराधियों की तूती बोलती है और गरीब पीड़ित फरियादियों को बिना सुने ही खदेड़ दिया जाता है। इन सभी मांगों के साथ कुशवाहा महासभा ने ये चेतावनी भी दी कि अगर 4 दिन के अंदर इन सभी समस्याओं के प्रति कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा धरने प्रदर्शन को मजबूर होगी और जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और हमारे समाज के लोगों ने खुले रूप से प्रशासन को चेतावनी दे दी है और जब हमने ज्ञापन दिया था वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को तो हमने कहा है कि अगर 4 दिन के अंतर्गत जो पीड़ित समस्याएं बिंदुवार जो हमने लिख के दिया है तथा अन्य भी जो समस्याएं जो पीड़ित लोग किसी भी जाति या मजहब के हों उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अगर नहीं होती हैं तो हम लोग डीएम और एसपी कार्यालय पर धरना देंगे और रात्रि जागरण करेंगे। ताजनगरी में टोरंट की मनमानी के खिलाफ जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने टोरंट कार्यालय पर प्रदर्शन कर 33 kVA लाइन हटाने की मांग की। गौरतलब है कि बालाजीपुरम में इस लाइन की वजह से हाल ही में आई तेज आंधी से जनधन हानि हुई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टोरंट कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने 33 kVA लाइन घनी आबादी से हटाने की मांग की। मोर्चा जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी के मुताबिक घनी आबादी में एसटी लाइन होने की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने इस मौके पर टोरंट अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। क्षेत्रीय महिलाओं ने टोरंट अधिकारियों को एसटी लाइन की वजह से होने वाली समस्याएं गिनाई। बालाजीपुरम क्षेत्र में हाई टेंशन की एक लाइन जारी है जिससे पिछले कुछ दिन में एक बच्चे की मौत हो चुकी है और अभी जो आंधी और तूफान आया था उसमें तारों के मिलने से जो चिंगारी भड़की वहाँ मकान टूट गए, मकान फट गए और उसके कई बार भारतीय जनता पार्टी और बालाजीपुरम के क्षेत्रीय निवासियों के लोगों ने कई बार टोरंट पावर में आकर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टोरंट पावर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि टोरंट पावर आदमी के जीवन के लिए कहीं भी ये नहीं चाहता कि सुरक्षित रहे। वो चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहे और उसकी कमाई, मोटी कमाई जो वो करते आ रहे हैं वो करते रहे। हम सब लोग आज क्षेत्रीय निवासियों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। अगर जरूरत पड़ी, अगर हाई टेंशन लाइन नहीं हटी, आज ज्ञापन के माध्यम से उनको ये जानकारी देने आए कि आप लाइन हटा दीजिए। अगर लाइन हटी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला आगरा पूरा मिलकर उस लाइन को हटवाने के लिए टोरंट पावर को गिरने का काम करेगा। हाई टेंशन लाइन से आए दिन बालाजीपुरम स्थित कॉलोनियों में हादसे होते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी एक बच्चे की मौत हो चुकी है और 2 महीने पूर्व एक बच्चा झुलस चुका है और पिछले 3 दिन पहले एक घर में हादसा हो चुका है जिसके कारण पूरी लाइट बस्ट हो चुकी है, दीवार में दरार आ चुकी है, तार ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल छत से गिरते हुए, तैरते हैं नदियों, पानी तैर रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर भाजपा नेताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मोर्चा पदाधिकारी मुख्य महाप्रबंधक को बुलाने की मांग कर रहे थे। जीएम के न आने पर युवा मोर्चा नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने टोरंट मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं टोरंट अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। गौरतलब है कि बालाजीपुरम घनी आबादी से निकली एसटी लाइन की वजह से पूर्व में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलेगा राष्ट्रीय लोकदल और उसके कार्यकर्ता, जिन्होंने दीवानी चौराहा स्थित स्वर्गीय बड़े चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये संकल्प लिया। इस मौके पर पार्टी के सभी लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और चौधरी अजीत के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी दीवानी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर जमा हुए, जहां उन्होंने बड़े चौधरी साहब को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किसानों के मसीहा के अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को दोहराया और सही मायने में जमीन से जुड़कर समाज सेवा की बात कही। कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश शाह ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और उनसे चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलकर किसानों व गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। चौधरी चरण सिंह जी की 28वीं पुण्यतिथि है। 29 मई के दिन सन 1987 को चौधरी चरण सिंह जी ने इस संसार में अंतिम सांस ली। आज हम उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं और एक उनका हवन कार्यक्रम करने के बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उसके बाद में ये विचार गोष्ठी चल रही है और विचार गोष्ठी में लोगों के, साथियों के सुझाव आए हैं और बात भी निकल के आई है, क्योंकि हमने भी आज ये निर्णय किया है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम हर संभव संघर्ष करेंगे। इस विचार गोष्ठी में सभी लोगों ने एक स्वर में अपने दिवंगत नेता के लिए भारत सरकार से भारत रत्न की मांग करने का फैसला लिया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं के मुताबिक उनका एक लंबा समय आगरा में भी बीता और विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की, जिसके लिए उनकी पीठ की स्थापना के लिए भी
प्रयास किए जाने की बात कही गई। पाली गांव की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल करेगा धरना प्रदर्शन, जिसके कार्यकर्ताओं ने किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किसानों की परेशानियों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। पार्टी की युवा इकाई द्वारा बिजपुरी क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवा रालोद और शहर कमेटी ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के क्रम में युवा रालोद भी पीछे नहीं रही, जिसके कार्यकर्ताओं ने बिजपुरी क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसके पदाधिकारियों ने सबसे पहले हवन अनुष्ठान किया और अपने स्वर्गीय नेता को याद किया, जिसके बाद हुए विचारों के आदान प्रदान के दौरान स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें युवा रालोद के जिलाध्यक्ष संजय फौजदार सहित कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और जनहित के मुद्दों पर हमेशा जनता के साथ खड़े होकर उनके सहयोग की बात कही। यहाँ पर आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 28वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर रालोद के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे युवा लोकदल के पदाधिकारीगण और सभी विभिन्न जिलों से आए हुए, चाहे वो फतेहपुर विधानसभा हो, चाहे वो खैरागढ़ हो, चाहे वो जो है आगरा ग्रामीण हो, सभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की हवन किया है और हमने जो 5-5 आहुतियाँ दी हैं। व्यंजन के नेता किसानों के मसीहा तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज 28वीं पुण्यतिथि है। इस पर चौधरी साहब को गुणगान करें, उनके जो कार्य करें। उन्होंने कहीं कहना था किसान या किसी समाज का जब कल्याण हो सकता है उसके हित के लिए कानून बने, और उन्होंने यही सबको सिखाया कि हम एक हाथ अपने काम पर, एक सत्ता पर निगाह रखें। विकास खंड बरौली अहीर में सड़क और नाले की परेशानी से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो चुका है, जिसके निवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। यहां बता दें कि क्षेत्र में स्थित नाले का पानी बरसात के समय घरों में आ जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होने के साथ साथ बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि तमाम शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान ने जो नाला खुदवाया गया है, प्रधान ने, और दबंगों का नाले पे कब्जा है, दबंग उसे खोदने नहीं दे रहे हैं। और अगर नाले में जो नाला खुदवाया गया है, उसमें अगर किसी बच्चे की या किसी पशु की मौत होती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। शासन और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस पर? नहीं की है। आपका किसी अधिकारी से मिले आप? यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, डीएम साहब यहाँ है नहीं, ज्ञापन दे दिया गया है। दरअसल ये है कि प्रधान को किसी ने आदेशित किया हुआ, और इस समय बरसात का समय है, उसकी नाले की जैसे ही सफाई होगी तो आगे पानी निकलेगा, चौक नहीं होगा। इस वजह से वो हो सकता है कि प्रधान जी ने साफ कराया हो, तो साफ कराया लेकिन वो पड़ गया उल्टा। जनता के जो जहाँ मिट्टी डलवानी चाहिए थी वहाँ मिट्टी नहीं डलवाई, लोगों के घरों के आमने सामने डलवा दी, तो उससे इन लोगों को बड़ा थोड़ा सा दुख प्रकट हुआ। खेती की तरफ ज़्यादा, हाँ, जहाँ जमीन डलवानी थी मिट्टी वहाँ नहीं डलवाई, तो इनके मकानों की तरफ डलवाया, वो रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे लोग उस नाले में आने जाने पर गिरने लगे। इस वजह से गांव में आक्रोश है। 7,864 लाख रुपए की लागत से बनी एसएन की अत्याधुनिक इमारत अपने शुभारंभ का इंतजार कर रही है। 8 मंजिला इस इमारत में 330 बेड के साथ साथ 20 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर है। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुलाई में इस बिल्डिंग का शुभारंभ सूबे के मुखिया के कर कमलों से कराने का मन बना रहा है। उत्तर भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में शुमार एसएन मेडिकल कॉलेज के दिन अब अच्छे आने वाले हैं। कॉलेज के कई जर्जर वार्ड्स को जल्द नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। 7,864 लाख रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। इस 7 मंजिला भवन में सेंट्रलाइज एसी के साथ फायर प्रूफ सुविधाएं भी हैं। मरीजों की सुविधा के लिए नए भवन में 8 लिफ्ट लगाई गई हैं। 330 बेड वाली इस बिल्डिंग में लगभग 20 ऑपरेशन थिएटर हैं। नई बिल्डिंग एक हाई टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। इसमें सेंट्रलाइज ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। हर बेड पर हर जगह अब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। पूरा एयर कंडीशनर है, कोई फैन नहीं है, पूरा एयर कंडीशनर है। चिल्ड एयर कंडीशन बड़े बड़े हिटाची के लगे हुए, इससे पेशेंट का कंफर्ट जो बहुत अच्छा रहेगा। और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी वाला पूरा डेवलप। रक्षा मुख्यमंत्री की हमेशा आगरा की योजनाओं पर, आगरा के प्रोजेक्ट पर विशेष नज़र रहती है। ऐसे में एसएन मेडिकल कॉलेज को भी हमेशा नज़र बनाए रखती है। क्या संभावना? ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बस
हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करें, इसका उद्घाटन शायद मुख्यमंत्री ही करेंगे, मुझे ऐसी संभावना है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक आगामी जुलाई में इस भवन का शुभारंभ सीएम अखिलेश यादव कर सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के कई वार्ड की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो चुकी है। बीते दिनों आए भूकंप में भय की वजह से मरीज और तीमारदार इन जर्जर वार्ड से बाहर आ गए थे। वर्ष 2009 में शुरू हुआ इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डॉक्टर यादव के मुताबिक नई बिल्डिंग में कई वार्ड शिफ्ट होने से मरीजों को काफी लाभ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होने का खुलासा हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को भी स्वास्थ्य महकमा कागजों में ही मनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी तंबाकू गुटखा कंपनियां चालबाजी कर खुलेआम गुटखा बेच रही हैं। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस तोहफे को कुछ लोग तो बहुत संजो कर रखते हैं और कुछ इसको शराब, तंबाकू व गुटखे जैसी चीजों से बदसूरत कर देते हैं। जिंदगी को बदसूरत बनाने वाली ये चीजें जिंदगी को खत्म भी कर देती हैं। तंबाकू भी ऐसा ही एक बेहद खतरनाक पदार्थ है जो मौत को खुलेआम हर पल दावत देता है। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। दुनिया भर में हर वर्ष तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत होती है। तंबाकू के इसी दुष्परिणाम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1988 से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत गोयल के मुताबिक तंबाकू के परिणाम बेहद घातक हैं। स्मोकिंग से जो होता है लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होता है और गुटखा ज़्यादा खाने से ये कैंसर मुंह का होता है। अगर गुटखा हर तरीके से बंद किया जाए खाने की में और स्मोकिंग में, तो हम ये देख सकते हैं हमारे प्रदेश में और हमारे इलाके में जो कैंसर का एक बर्डन है, जो बोझ है हमारे ऊपर, उसको हम 75% तक कम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा होने वाले पुरुषों में कैंसर एक फेफड़ों का कैंसर होता है और मुंह का कैंसर होता है। विश्व तंबाकू दिवस पर लोगों से तो ये जागरूकता है कि आप तंबाकू का सेवन छोड़ें। तंबाकू, मसाला, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का सेवन छोड़ें। और सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठाए कि इनके ऊपर बैन लगे। कैंसर बताइए। कैंसर किस वजह से कैंसर हुआ, क्या? गुटखा की वजह से। कितने सालों से गुटखा खा रहे थे आप? गुटखा खाता था मैं पिछले 4-5 सालों से खा रहा था। तंबाकू वाला गुटखा? हाँ, तंबाकू वाला गुटखा। अब आपको कोई बीमारी हुई है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कल तंबाकू निषेध दिवस है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस तरीके की बीमारी? तंबाकू कोई खाए नहीं, मतलब तंबाकू बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे कैंसर होता है। तंबाकू की वजह से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, अल्सर और डिप्रेशन जैसी भयानक बीमारियां भी होती हैं। एम्स के कैंसर विभाग में पूर्व कार्यरत रहे डॉक्टर गोयल युवाओं में तंबाकू की लत बेहद खतरनाक बताते हैं। करीब 10 वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे आगरा के एक कैंसर पीड़ित अब लोगों को इससे तौबा करने की सलाह दे रहे हैं। तंबाकू की वजह से तबाह होने वाली जिंदगी की हालत भी बेहद दर्द भरी और दयनीय होती है। तो आइए हमारे साथ तंबाकू निषेध दिवस पर कैंसर से बचने का संकल्प लीजिए। ताज मीडिया ग्रुप समाज की इस बुराई की लड़ाई में सदा आपके साथ है। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें,
कुर्बान पड़ेगा महंगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। शिक्षा मित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन बेसिक शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया है। बीएसए महोदय कम पद होने का बहाना बनाकर समायोजन प्रक्रिया रोके हुए हैं। वहीं शिक्षा सचिव ने 31 मई तक हर हाल में सभी शिक्षा मित्रों के समायोजन के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, शिक्षकों को किसी भी बीएलओ जैसे कार्य, पंचायत चुनाव कार्यों में नहीं लाया जाना है। इसके बावजूद शिक्षकों से जबरदस्ती बीएलओ कार्य दिया जा रहा है। 3 जगह ड्यूटी लाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है, विधानसभा की पंचायत नामावली में ड्यूटी लगी हुई है। तो इस संबंध में आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इन सभी कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कराया जाए। साथ ही जो हमारे शिक्षा मित्र साथी छूट गए हैं, 355 शिक्षा मित्र साथी, उनके संबंध में शासन का आदेश है कि 31 मई तक हर हाल में इनको नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन हमारे बीएसए साहब द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इनका समायोजन किया गया, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि इन सब से वसूली की जाएगी। सीधी बात है। ये फंडा जो है यहाँ आज से नहीं लंबे समय से चलता चला आ रहा है और इसका क्योंकि अभी तक ताकत के साथ विरोध नहीं हुआ है, तो ये एक परंपरा बन गई है। आपके बाबुओं की मानसिकता बहुत खराब है
इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं से वो कि अब उनको समझाना पड़ेगा। और अब हम जो काम नहीं करना चाहते थे वो करेंगे हम, क्योंकि इनकी शर्म रुक के नहीं रही है, इनके बेशर्म हो गए और इनके हराम की मोह लग गई है। हर समय इनको दलाली दिखाई दी। भारतीय डाक विभाग अब और भी हाईटेक होने जा रहा है। लोगों के लिए अपने मोबाइल डाक सेवा देकर, हालांकि इस सेवा से डाक विभाग उन स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने विभाग से जुड़ेगा जो आज भी विकास और आधुनिकता की दौड़ में पीछे हैं। आपने देखा होगा कि अब तक डाक विभाग से संबंधित कार्य के लिए लोगों को डाकघरों तक जाना पड़ता था, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में डाकघर खुद अपने ग्राहकों को अपनी सेवा देने आया करेगा। लेकिन ये सेवा फिलहाल उन क्षेत्रों में शुरू की जा रही है जहां आज भी लोगों को आधुनिकता और आधुनिक युग की पहचान भी नहीं है। जी हाँ, डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सेवा देने के उद्देश्य से मोबाइल डाकघर खोलने जा रहा है। इस सेवा के चलते ग्रामीण लोगों को डाक विभाग की तमाम सेवाओं की जानकारी दी जाएगी और सेवाएं भी वहीं डाक विभाग के इस मोबाइल डाकघर में हर वो सुविधा और व्यवस्था होगी जो किसी स्थायी डाकघर में होती है। सूत्रों की माने तो आगरा में इस मोबाइल डाकघर की सेवाएं देने का कार्य जून में शुरू कर दिया जाएगा। बिजली चोरी को रोकने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने आगरा के साथ साथ अपने सभी जिलों में DVVNL एरिया में 100% मीटरिंग का अभियान शुरू किया है। डायरेक्टर कॉमर्स SVS राठौर के अनुसार इस अभियान की मदद से 40% सफलता मिल चुकी है, जिसे 15 जून तक 100% में बदलना है। आगरा में DVVNL अपने विद्युत पावर सप्लाई के क्षेत्र में 100% मीटर लगाने का अभियान चला रहा है, जिसके लिए DVVNL ने आगरा के अपने टाउन एरिया में 50 टीमें लगा रखी हैं और इन टीमों के कार्य की तेजी की बदौलत दक्षिणांचल अपने अभियान का 40% कार्य पूरा भी कर चुका है। DVVNL के डायरेक्टर कॉमर्स ने बताया कि ये अभियान बिजली चोरी पर लगाम लगाने के चलते चलाया जा रहा है। जितनी भी दक्षिणांचल के अंदर टाउन एरिया नगर हैं, उन सभी में हम लोगों ने अभी अभियान चलाया हुआ है कि उन सभी टाउन एरियाज़ को 100% मीटरिंग दुरुस्त की जाए। उसके तहत हमारी टीमें हर जगह, जैसे आगरा ज़िले में भी आज की तारीख में 50 टीमें काम कर रही हैं। 10 टाउन एरिया जो आगरा ज़िले के हमने चिन्हित किए हैं, उनमें 40% काम हम लोग करीब कर चुके हैं। ज़्यादातर घरों से मीटर बाहर लगाए जा रहे हैं, खराब मीटर बदले जा रहे हैं। जिन लोगों ने कनेक्शन लिए हैं उनको मीटर तुरंत ही दिया जा रहा है। सरकारी बिजली सप्लाई की व्यवस्था और उसके उपभोक्ताओं द्वारा उसका भुगतान करने की व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी है। DVVNL अपने उपभोक्ताओं को जिस ढुलमुल तरीके से बिजली सप्लाई करता है, समस्याओं के समाधान पर लापरवाही दिखाता है, उसी तरह उपभोक्ता भी बिल चुकाने से बचते दिखाई देते हैं, जिसे हाईटेक और सही धारा में बहाने के उद्देश्य से हर घर पर बिजली मीटर लगाकर बिल वसूल करने के लिए DVVNL पूरे जोश से तैयार है और आगामी 15 जून तक विभाग आगरा के उन सभी एरिया में जहां DVVNL पावर सप्लाई करता है पर मीटर लगाने का काम करने का दावा कर रहा है। हालांकि ये दावा कितना साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मई का महीना समाप्त होने जा रहा है और स्कूली वाहन चालकों को दी गई कई बार की मोहलत भी। उधर RTO अधिकारियों की तैयारी जोरों पर दिख रही है, जिसे लेकर 1 जून से अभियान चलाया जाएगा और बिना नियमों के स्कूली वाहन के रूप में संचालन करने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी। हालांकि स्कूलों की छुट्टी होने के कारण इस अभियान का असर जुलाई माह में ही देखने को मिलेगा। आगरा संभागीय परिवहन विभाग आगरा में 1 जून से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आगरा RTO सिटी अशोक कुमार के अनुसार आगरा के स्कूलों पर 1 जून से उन स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी जो परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करके वाहनों का संचालन करेंगे। इस अभियान में आगरा के तमाम स्कूलों को ग्रुप के हिसाब से ARTO को बांट दिया जाएगा। कमिश्नर साहब के आदेश जो आए हैं वो पहले जो 1 अप्रैल से अभियान चलना था उसको अप्रैल और मई 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। 1 जून से अभियान चलाया जाना है, लेकिन उसमें भी ये है कि 1 जून से जो अभियान चलाया जाना उसमें स्कूल के तो बंद रहेंगे उस समय, तो बहुत ज़्यादा तो प्रभावी नहीं हो पाएगा। वो प्रभावी तो 1 जुलाई के आसपास से ही हो पाएगा जब स्कूल खुलेंगे। लेकिन वो कमिश्नर साहब का जो आदेश है परमिट शुदा गाड़ियों के लिए है। आपको बता दें कि RTO अधिकारी 1 जून से जिस अभियान को चलाने की तैयारी कर रहे हैं वो करीब 2 माह पहले ही शुरू हो चुका होता, लेकिन स्कूली वाहन संचालकों के निवेदन पर मंडलायुक्त ने उन्हें 2 माह के अंदर अपने वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार उपकरण लगाने की मोहलत दी थी, जो 1 जून को समाप्त होने जा रही है। हालांकि स्कूली वाहन संचालक एक बार फिर इस अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन विभागीय लोगों की माने तो इस बार इस अभियान में कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। 10वीं कक्षा के आए सीबीएसई रिजल्ट में शहर के और कई बच्चों ने भी किया माता पिता का नाम रोशन, जिन्होंने 95% से भी ज्यादा नंबर पाकर कॉलेज का गौरव बढ़ा दिया है। बंसी बिहार निवासी शिवानी चौधरी भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने 95% से ज्यादा अंक हासिल करने के साथ साथ सबकी शाबाशी भी पाली है। सीबीएसई की परीक्षाओं के रिजल्ट ने विद्यार्थियों को कैसा फील गुड कराया है, ये उनके चेहरे की चमक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं में इन बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। पेशे से डॉक्टर रुपेश चौधरी की बेटी शिवानी चौधरी ने भी 10th की परीक्षा में 95% से अधिक अंक हासिल कर पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। शिवानी ने डॉक्टर मारिया रेजिडेंशियल एकेडमी के छात्रा के रूप में बोर्ड परीक्षा दी थी, जिसके रिजल्ट ने उनके सपनों को तो जैसे पंख लगा दिए हैं, जो भविष्य में अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं। बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे 95% आए हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं जाता बल्कि मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा पूरा सहयोग किया और उन्हीं की हेल्प से आज मैं जिस भी फील्ड पर खड़ी हूँ सिर्फ उन्हीं की हेल्प से खड़ी हूँ। वहीं इन बाकी बच्चों ने अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाइयां दी हैं, जिसके बल पर वो अपनी भविष्य बनाना चाहते हैं। इनकी लगन ने अभिभावकों की भी खुशी दुगनी कर दी। बेटी ने आज 90+ सीबीएसई हाई स्कूल बोर्ड में अंक प्राप्त किए हैं, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा गर्व हो रहा है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बेटे ही हमारे समाज की थिंकिंग है कि बेटे ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज की डेट में बेटियां भी नाम रोशन कर रही हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, गर्व फील हो रहा है कि मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई। मेरी बेटी 6 नंबर से पास हुई है, मुझे इतना बहुत गर्व है। जो बनना चाहेगी मैं उसके साथ में सपोर्ट करूँगी इसलिए, और वैसे सब बेटियाँ पढ़ती है, कोई भी डॉक्टर बने या कुछ भी बने उसके साथ में। कितना स्कूल वालों के साथ साथ घर परिवार के सभी लोग इस उपलब्धि से बेहद खुश नजर आए, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे थे। पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर आराधना संस्था द्वारा शुक्रवार को बेटी का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन परिवारों का सम्मान किया गया जिनकी 2 बेटियां हैं और वो लोग उनसे संतुष्ट हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आए टीवी एंकर अनुराग मुस्कान ने इस कार्यक्रम की बेहद सराहना की। कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए देश और प्रदेश की दोनों सरकारें बेहद चिंतित हैं। समय समय पर बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों द्वारा तमाम योजनाएं लागू की जाती हैं, जो बेटियों को आगे बढ़ने व कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मददगार साबित हो। लेकिन कुछ अस्पतालों द्वारा थोड़े पैसों के लालच में कन्या भ्रूण हत्या का धंधा दुबके से चल रहा है। कई सामाजिक संस्थाएं भी बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसे मिशन पर जंग छेड़े हुए हैं। इसी अभियान में पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर आराधना संस्था द्वारा सिकंदरा बोदला रोड स्थित आराधना भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम बेटी का सम्मान रखा गया। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों व परिवारों को सम्मानित किया गया जिनके पास 2 या 2 से अधिक बेटियां हैं और वो सभी उन बेटियों से संतुष्ट हैं। कार्यक्रम के दौरान बेटियों के सम्मान और उन्हें कैसे शिक्षित किया जाए इस विषय पर वार्ता की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अजय अग्रवाल और मुख्य वक्ता नेशनल टीवी चैनल की एंकर अनुराग मुस्कान रहे। मुस्कान का कहना था कि आराधना संस्था द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो काबिले तारीफ है और सभी लोगों को साथ आकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति नारियों की पूजा होती है, तो कहीं ना कहीं हम जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं तो वो आंकड़े बहुत शर्मसार कर रहे थे। इसी को सोचकर आराधना संस्था ने ये बेटी बचाओ और आराधना बेटियों का सम्मान, और जैसे कि अभी मुस्कान भाई ने भी कहा कि सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या रोकना ही नहीं, उनको जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना, शिक्षित करना और समाज में उनका एक मुख्य दर्जा प्राप्त करना, और जो हमारी घटनाएं हो रही हैं आजकल उनको भी रोकना सबका दायित्व है। और इसी सोच के साथ हमारे आज पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीनियर एंकर और विशेष संवाददाता इंडिया न्यूज़ के भाई मुस्कान जी को आज हमने आराधना संस्था ने इस दिवस पर सम्मानित किया। उनकी 2 बेटियां हैं, वो बहुत बहुत खुश हैं अपनी बेटियों को रखकर। मैं चाहती हूं और परिवारों को हम आगे ही इस तरह के सम्मान करते रहें। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर हृदय जी और पवन जी को कि पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर उन लोगों को सम्मान के लिए उन्होंने पीड़ा उठाया जो वास्तव में सम्मान के हकदार है। क्योंकि पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है तो वो एक जुनून के लिए करता है, समाज के लिए करता है और एक अपने आत्मसम्मान के लिए करता है। ये जो अभियान इन्होंने सबसे पहले मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज में आकर पवन नागरी जी और मिसेस चौधरी ने यहाँ पर डिस्कस किया था, मिस चौधरी ने डिस्कस किया था, तो उसमें निष्कर्ष निकाला कि पहले उन कन्याओं को सम्मानित किया जाए जो इस 3 दिन के अंदर
न्यूली बॉर्न कन्याएं हैं अस्पताल में, उनको सम्मानित किया जाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने बेटियों के सम्मान के प्रति हर संभव मदद की बात कहते हुए अपने अपने विचारों से सभी को अवगत कराया। इस भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए शहर में कई समाजसेवी संगठनों द्वारा जगह जगह पर पानी की प्याऊ लगाई गई है। इसी कड़ी में पंजाबी सभा द्वारा निर्जला काशी के उपलक्ष्य में अर्जुन नगर में मीठे दूध की प्याऊ लगाई गई और राहगीरों को मीठा जल भी वितरित किया गया। शुक्रवार को खेरिया मोड़ के अर्जुन नगर में पंजाबी सभा आगरा के पदाधिकारियों द्वारा एक मीठे दूध की प्याऊ लगाई गई। इसी के साथ राहगीरों को ठंडा जल भी वितरित किया गया। पंजाबी सभा के पदाधिकारियों का कहना था कि यह आयोजन निर्जला काशी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज हमने एक मीठे पानी की छबील प्याऊ लगाया है, जिसमें आने वाली जनता को जितने गर्मी के मौसम में इस पानी की सेवा से उनको इसका फायदा मिले। सभा का निर्जला काशी पर सेवा कार्य है, जिसमें हम मीठी दूध की प्याऊ चलाते हैं। पिछले 20 साल से ये कार्य रेगुलर चला आ रहा है। अर्जुन नगर तराई की कमेटी वासियों ने एक छबील का प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक हम छबील पिलाते रहेंगे लोगों। वहीं पंजाबी सभा के साथ साथ अर्जुन नगर तिराहे मार्केट के पदाधिकारियों द्वारा भी मीठे पानी की प्याऊ लगा लोगों को रोक रोक कर जल पिलाया गया। मां कैला देवी की यात्रा को जाने वाले भक्तों को अब रोडवेज बसों का इंतजार नहीं करना होगा। ताज नगरी से हर महीने के आखिरी रविवार को यात्रियों के लिए इसी बस सुविधा उपलब्ध रहेगी। मां कैला देवी सेवा समिति सीमित लागत खर्चे पर माता के दर्शन कराएगी। माह के आखिरी रविवार को समिति द्वारा चामुंडा मंदिर राजा मंडी से और राजा कैला देवी जी तक के लिए बस यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। पहली बस 31 मई को राजा मंडी मंदिर से जाएगी और मां राजर्षि कैला देवी के भवन पर सभी श्रद्धालु वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद उसी दिन रात्रि को वापस आ जाएगा। आगे श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का और सेवा देने का? इसमें हम श्रद्धालुओं से सहयोग राशि के रूप में 400 रुपये ले रहे हैं, जिसके अंदर उसमें रास्ते का जलपान, दोपहर का भोजन, वहाँ धर्मशाला की सारी व्यवस्थाएं समिति की ओर से की जाती है। एसी बस द्वारा यह यात्रा भक्तों के लिए गर्मी को देखते हुए लगभग एक यात्री का खर्चा उसमें 1000 रुपये आ रहा है, लेकिन हम यात्रियों से सहयोग राशि के रूप में मात्र 400 रुपये लेते हैं। इसका उद्देश्य ये है, माँ कैला देवी समिति द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माँ कैला देवी के दर्शन कराना है। आगरा से कैला देवी जाने के लिए रेलवे द्वारा और रोडवेज द्वारा कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, तो हमने उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पहला प्रयास किया है कि एक एसी बस के माध्यम से मां चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी स्टेशन से 31 मई को पहली बस का शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें मात्र सहयोग राशि के रूप में 400 रुपये ले रहे हैं और एक यात्री पर करीब 1000 रुपये का खर्चा आएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो है कैला देवी के दर्शन करें और उसका लाभ उठाएं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।